औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को आज की ट्रेनिंग के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम। और जैसे कि आपको पता है कि पहला हमारा सेशन जो है वो जारी है। सेल रेजुनेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सेल रेजुनेशन जो है वो हमारी क्लींजिंग सीरीज़ की प्रोडक्ट है। इससे पहले जो है हमने सेल रेजुनेशन पे बात की थी और उसमें हमने सेल को डिस्कस किया था। और आज की जो ट्रेनिंग है हमारी, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि हमने सेल को समझ लिया था कि सेल जो बॉडी के यूनिट है, और अगर सेल डैमेज होता है तो उसके सेल डैमेज होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो बीमारियां फैलती हैं। यानी कि सेल डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है, फिर ऑर्गन डैमेज होता है, फिर सिस्टम ब्लॉक होता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी जो पूरी बॉडी है वो डिस्टर्ब होती है। तो सेल को डिस्कस करने के बाद हम सेल रेजुवेनेशन की जो अगली पीपीटीज हैं, अगली जो हमारी स्लाइड्स हैं, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। आज का जो हमारा सेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम ये देखेंगे कि जो हार्ट अटैक है वो कैसे होता है, ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, और इसी के साथ साथ जो है फेफड़ों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो कैसे होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल स्कैनर फलान पे मौजूद होगी। आप इस ट्रेनिंग को दोबारा भी वहाँ पे सुन सकते हैं, और इसके मतलब कोई भी सवाल क्वेश्चन हो तो एंड पे आप कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी, वहाँ भी आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर पैथोलॉजिकल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि जो दिल की शरियानें हैं, ठीक है, दिल की जो शरियानें हैं और दिमाग की जो शरियानें हैं, उनके अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल की तब्दीली होती है, ठीक है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, इस पे हम बात करेंगे और उसके अमराज की बात करेंगे। पैथोलॉजिकल बेसिकली कहा जाता है कि मुख्तलिफ अमराज का जो इल्म है उस पर हम बात करेंगे। इसमें अगर आप स्लाइड पे देखें, स्क्रीन पे आपको स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज, और उसके आगे लिखा हुआ फैट अकामुलेट्स। अब जहाँ देखिए दो चीज़ें आ गई हैं, एक कोलेस्ट्रॉल और फैट। जो चिकनाई है, चिकनाई जब माया शक्ल में होगी तो उसको कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, जब चिकनाई ठोस शक्ल में इख्तियार कर लेगी तो उसको हम फैट कहेंगे। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ये है जब कोलेस्ट्रॉल के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है, वहां पे ऑक्सीडेशन का अमल शामिल होगा। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होती है, इसको आम सादा जबान में ये कहते हैं गलने सड़ने के अमल को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इस पे आगे भी हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। जब आप लोहे को पानी में डबोएं और बाहर निकाल निकाल के रखते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। जब जंग लगता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीडेशन में तीन चीज़ें हिस्सा लेती हैं, जिसमें पानी है, ऑक्सीजन है और आयरन है। ये तीन चीज़ें, इन तीन जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ गलने सड़ने का अमल स्टार्ट हो जाता है। यही अमल जो ऑक्सीडेशन का हमारे जिस्म के अंदर होता है, और पहले हमने बात की थी सेल के ऊपर ना, ऑक्सीडेशन शुरू होती है सेल के ऊपर। अब जब ऑक्सीडेशन सेल पे शुरू होगी तो ऑक्सीडेशन, एक सेल जो है उसके अंदर गलने सड़ने का अमल शुरू होगा तो वो अगले सेल को जो है वो डैमेज करेगा, अगले सेल को खराब करना शुरू कर देगा। वो फिर अगले सेल को खराब करेगा, तो इस तरीके से टिश्यू पूरा डैमेज हो जाएगा। जब टिश्यू डैमेज होगा तो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज। कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वहाँ पे गलने सड़ने का अमल शुरू होगा, और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो लिखा हुआ फैट अकामुलेट। फैट का मतलब है जो चिकनाई ठोस शक्ल में है वो वहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। जब ये इकट्ठी होगी, अगर आप ये देखें तो आपको एक नज़र आ रही है, जो ये आपको नाली नज़र आ रही है, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके ऊपर मैंने लाइन भी लगाई है, ये आप देख रहे हैं। इसमें अगर देखें तो आपको ये जो साइडों पे ये येलो कलर का एक मवाद नज़र आ रहा है, इस येलो कलर का, इसको प्लाक कहा जाता है। और ये येलो कलर का जो मवाद आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है
इसमें कोलेस्ट्रॉल और ये फैट है, यानी कि चिकनाई जमा हो गई है और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। ये जमा होते होते दोनों साइडों से आप देखें ये जमा हो रहा है, और नैरो जो खून का वहाँ पे बहो है, वो जो खून वहाँ से गुजरना है वो तंग होता चला जा रहा है। इसके नतीजे में जब वो तंग हो जाएगा तो उसके नतीजे में वहाँ पे खून का बहाव रुक जाएगा। ठीक है, जब बहाव रुकेगा तो आगे मसाइल हम दी इनर वॉल। अब यानी कि कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज और फैट अकामुलेट जब दोनों होंगे, द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो खून की अंदर की नाली का अंदर वाला हिस्सा है, इज डैमेज, वो उसको नुकसान पहुंचेगा, एंड बिकम रफ, और वहाँ पे वो खुरदरा हो जाएगा। ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज, तो खून का जो गाढ़ापन है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जो खून का गाढ़ापन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, दोनों साइडें ना जो जेलो आपको नजर आ रही है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, तो यहाँ खून का बहाव रुक जाएगा और वहाँ ब्लड रुकेगा, तो वहाँ पे क्लॉट बनेगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है थ्रोम्बिन वर्क, ये लिखा हुआ है थ्रोम्बिन वर्क। यहाँ पे थ्रोम्बिन वर्क यानी कि वहाँ पे खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाएंगे। टू फॉर्म अ थ्रोम्बस, वहाँ खून का लोथड़ा बन जाएगा। जब खून का लोथड़ा बनेगा तो ब्लड वेसल आर ब्लॉक, जो खून की नालियां हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे अब जब ब्लड पे जो ब्लड का जो बहो है वो रुकेगा तो यहाँ ब्लड प्रेशर का मसला होगा। तो जब हम फिर क्या करेंगे, जब हम जाएंगे मेडिसिन की तरफ, तो मेडिसिन क्या करेंगी, मेडिसिन खून को मजीद पतला करेंगी ताकि इसमें से खून गुजर जाए। असल मसला जो था वो क्या था कि ये जो चर्बी और जो कोलेस्ट्रॉल, जो दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई थी, इन्होंने खून को जो खून की नाली थी उसका जो वाया था वो तंग कर दिया। उसके नतीजे में खून का बहाव रुक गया। जब खून का बहाव रुका तो वहाँ क्लॉट बनना शुरू हो गए, खून रुक गया, वहाँ खून के लोथड़े बनना शुरू हो गए। तो हमने जब मेडिसिन ली तो मेडिसिन के नतीजे में खून पतला होकर वहाँ से गुजर तो जाएगा जब तक दवाई का असर रहेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या था कि हमने इस कोलेस्ट्रॉल को निकालना था, जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहाँ पे जमा हुआ था। अब ऑक्सीडेशन इन ब्लड ड्यू टू फ्री रेडिकल्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ऑक्सीडेशन मैंने बताई है कि पहले ऑक्सीडाइज क्या होता है, एक सेल होता है, फिर उसके बाद दूसरा सेल होता है, ऑक्सीडेशन चेन बनती है। इसके नतीजे में फिर ऑक्सीडेशन चेन के बाद जब ये ऑक्सीडेशन पूरी बॉडी में फैल जाती है तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस इसको कहा जाता है। पूरी बॉडी में गलने सड़ने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे आप शुगर वाले बंदे को देखते हैं, उसको जख्म होता है तो जख्म ठीक नहीं होता, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन पूरी बॉडी में फैल चुकी होती है। अब यहाँ पे ये जो चीज आपको दिखाई है, ये खून की नाली देखी गई है, तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक कार्डियोवेस्कुलर की बात कर रहे हैं, एक सेरिब्रोवेस्कुलर की बात कर रहे हैं। कार्डियोवेस्कुलर का मतलब है दिल की शरियाने, और सेरिब्रोवेस्कुलर का मतलब है दिमाग की शरियाने। ठीक है, इनके अंदर ऐसे ही ये ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज मैंने बताई है कैसे होती है कि कोलेस्ट्रॉल के साथ ऑक्सीजन और आयरन अगर मिल जाए तो वहाँ ऑक्सीडेशन का अमल पैदा होता है, और जो जो फैट जो चिकनाई ठोस शक्ल में है वो जमा हुई होती है, तो ये दोनों इकट्ठे होते हैं, तो इसके नतीजे में वहाँ पे खून के लोथड़े बनते हैं। और क्या होता है कि वहाँ पे जो है ब्लड फ्लो है वो इस तरीके से आगे नहीं होता। तो ये यकीनन आप बात समझ गए हैं। अब हम आप समझ गए होंगे कि अब हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल रेजुनेशन का हम काम डिस्कस करेंगे। इतनी यूनिक हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इतनी आला प्रोडक्ट है, बस इसको समझने की जरूरत है। जब इसको हम समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि हम बहुत सारे अपने आप को और अपनी फैमिली के मसाइल को बचा लेंगे, और बाईपास और स्टंट डलना और इसका हार्ट अटैक, इन तमाम मसाइल से अपने आप को बचाएंगे। इस स्लाइड जो है अभी इस पर हमने डिस्कस किया कि थ्रोम्बस कैसे बनता है। थ्रोम्बस कहते हैं लोथड़े को, तो जो जो लोथड़ा बनता है, जो क्लॉटिंग होती है, उसको थ्रोम्बिस कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, खून की नाली जो है वो बंद हो जाती है। अब अगली स्लाइड पे आगे चलते हैं। यहाँ तो हमने डिस्कस किया कार्डियोवेस्कुलर और सेरिब्रोवेस्कुलर। अब हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ जो आप देख रहे हैं थ्रोम्बिस इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर। अब जो पल्मोनरी जब भी लफ्ज है तो इसका मतलब फेफड़े होते हैं, जो फेफड़ों की जो हमारी वेन्स हैं, जो फेफड़ों की आर्टरीज हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे अगर देखें आप, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैकिश नजर आ रहा है, ब्लैक नजर आ रहा है, फेफड़ों के अंदर एक मवाद सा नजर आ रहा है। ये बेसिकली जो है क्या है कि यहाँ पे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीडेशन हो गई है, जो मैंने ऑक्सीडेशन पहले आपको समझा दी है।
एक बात याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर 3 जो वेसल्स हैं, ठीक है, 3 जो खून की नालियां हैं वो बड़ी सेंसिटिव हैं और बड़ी जो है वो अहमियत की हामिल हैं। दिमाग की शरियानें यानी कि सेरिब्रोवेस्कुलर्स, इसके अलावा फेफड़ों की शरियानें पल्मोनरी वेस्कुलर्स, इसके अलावा आगे दिल की शरियानें कार्डियोवेस्कुलर्स। ये 3 शरियानें जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत नाजुक हैं, ठीक है। ये बहुत ब्रीक होती हैं और इनका जो है हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, दिमाग हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोलर है। अगर दिमाग की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। फेफड़ों ने पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन देनी होती है और ऑक्सीजन के अलावा पूरी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं रहता, प्रॉपर कोई सेल फंक्शन नहीं कर सकता। तो जब पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि फेफड़ों की शरियानें जब ठीक काम नहीं कर रही होंगी तो बॉडी में बहुत सारे मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। दिल की शरियानें, दिल ने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि दिल जो है शरियानों के अंदर ब्लॉकेज होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये याद रखें, 3 शरियानें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रोवेस्कुलर्स, पल्मोनरी वेस्कुलर्स और कार्डियोवेस्कुलर्स। अब यहाँ पे हम अभी जो बात करने लगे हैं, ये बात करने लगे हैं थ्रोम्बस इन पल्मोनरी वेस्कुलर, यानी कि खून का लोथड़ा, ठीक है, खून का जो लोथड़ा है वो फेफड़ों की नालियों के अंदर जो है बनता है, उसकी हम बात करने लगे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे फेफड़ों के अंदर चीज है वो है उसको कहा जाता है जी पल्मोनरी एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है ये हमारी फेफड़ों के अंदर एक छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिसमें ऑक्सीजन स्टोर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकलने हमारे जिस्म से एक्सेल होती है और ऑक्सीजन इनहेल हम करते हैं। तो इसका बड़ा आम रोल होता है। अब इसी के दौरान जो है इसी के अंदर ही इसी एल्वोलाई के अंदर प्रॉब्लम जो है बनता है। जब वहाँ पे जो आपको ये स्क्रीन पे नजर भी आ रही हैं जिनमें आपको जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये ब्लू ब्लड वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जो रेड आपको नजर आ रहा है ये कौन सा ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऊपर ट्रैकिया लिखा हुआ है, ये हमारे फेफड़ों की बड़ी नाली होती है जिसमें पूरा मतलब ऑक्सीजन आ रही होती है। और तो इस तरीके से अब यहाँ पे साथ में लिखें पल्मोनरी एम्बुलिज्म। पल्मोनरी एम्बुलिज्म जो है ये कहते हैं फेफड़ों की नालियों के अंदर लोथड़ों का बनना। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ रेड ब्लड सेल इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ पे लोथड़ा बनेगा, ये लोथड़ा ऐसे ही बनता है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पे फेफड़ों की नालियों के अंदर जो खून का लोथड़ा बनता है ये बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जब सप्लाई नहीं होगी तो इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है फौरन बंदे की। तो इसके बाद ये आगे ये जब आर्टरी ब्लॉक होगी, पल्मोनरी आर्टरी, तो वहाँ पे लोथड़ा जब बनेगा तो उसके नतीजे में पल्मोनरी एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी। तो इसके नतीजे में प्रॉब्लम जो है वो क्या होता है कि सबसे पहले डिस्पीनिया होना शुरू हो जाएगा। डिस्पीनिया का मतलब ये है कि सांस कम होना शुरू हो जाएगा, बंदा सांस जो है नहीं ले सकेगा और उसका दम घुटने शुरू हो जाएगा और वो तंगी महसूस करेगा ऑक्सीजन की, सांस की, ठीक है। और वो सही तरीके से जो है उसके सांस लेने का जो अमल आम रूटीन में होता है वो नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब सांस कम होगा तो अगला इसके अंदर होगा कि चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना शुरू हो जाएगा, छाती में पेन होगा। और जब छाती में पेन होगा तो अब कुछ अर्सा रहने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कि हीमोस्टाइसिस हो जाएगा। हीमोस्टाइसिस का मतलब क्या है कि जब वो खांसी करेगा थूकेगा तो उसके दौरान उसको ब्लड आएगा, यानी कि उसकी थूक में खून होगा, ब्लड की उसमें आएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसके जो पल्मोनरी जो एम्बुलिज्म है, यानी कि जो फेफड़ों के अंदर खून के लोथड़े बने हुए हैं, वो जब खांसता है तो उसके नतीजे में वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे वो ये प्रॉब्लम बड़ा सवीर और बड़ा जो है खतरनाक होता है। इसके नतीजे में समटाइम डेथ भी होने का खतरा होता है। अब जब हीमोस्टाइसिस हो जाएगा, यानी कि खांसी करेगा तो बीच में ब्लड आएगा, तो इसके नतीजे में आगे फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा होगा। इन्फेक्शन से क्या होगा, आगे कैंसर पैदा होना शुरू हो जाएगा, लंग्स कैंसर स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इसके नतीजे में निमोनिया हो सकता है, सीवीडीज हो सकती है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। तो इस तरीके से जो है
बॉडी जो है कि बॉडी जो हमारे लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करना जो है वो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया पल्मोनरी वेस्कुलेचर के बारे में कि फेफड़ों के अंदर जब खून का लोथड़ा बनता है तो उसमें डिस्पीनिया होता है, पहले सांस कम होना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, इसके बाद जो है हीमोस्टासिस होना शुरू हो जाता है, यानी कि खांसी करता है तो उसके ब्लड जो है फूक में आता है। तो इसके नतीजे में आगे फिर अस्थमा भी हो सकता है और फेफड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये अभी फेफड़ों को हमने मुख्तसरन डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। सेरिब्रल कहते हैं दिमाग को, मेडिकल नेम है ब्रेन का। तो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस के ब्रेन के अंदर जब ये थ्रोम्बोसिस बनता है, जैसे कि आपको ये ब्रेन नज़र आ रहा है और जहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन पे तो जहाँ से ये दोनों आर्टरीज निकल रही हैं, एक आर्टरी आपको ये साफ नज़र आ रही है, अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल क्लीन है, और दूसरी को अगर देखें तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये ब्लॉकेज बन रही है, ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्लॉकेज है जिसमें ये येलो और ब्लू ये मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहा है, ये आस्ता आस्ता ब्लॉकेज हो रही है और ये भी बहुत ख़तरनाक होती है। इसके नतीजे में ब्रेन हेमरेज होता है और ब्रेन के मसाइल शुरू हो जाते हैं और बंदा एक खतरनाक हद तक चला जाता है। इसको कहते हैं सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, जब दिमाग के अंदर खून का लोथड़ा बनता है। तो कैसे बनता है वो मैंने पहले बता दिया है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इसमें जो रो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम जो हम हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता या एब्जॉर्ब नहीं होता, वो भी फिरता रहता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर प्लाक बना देता है। ठीक है, उसके प्लाक बनता है, यानी कि वो खून की नालियों के इर्द गिर्द जाके चिपक जाता है। तो जो भी हम कैल्शियम लेते हैं, ये समटाइम जो मार्केट के कैल्शियम होते हैं, क्योंकि इनका अब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम होता है। इस पे पहले मैं बात कर चुका हूँ उस ट्रेनिंग के अंदर कि आप मार्केट में और हमारे फूड सप्लीमेंट जो फ़र्क है इसमें बात कर चुका हूँ। तो एब्जॉर्प्शन रेट जब कम होता है तो ये कैल्शियम फिर एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होता, तो ये हमारे खून के अंदर घूमता रहता है। इसको कहा जाता है रो कैल्शियम। रो का मतलब होता है आवारा, यानी कि ये घूमता रहता है। तो ये कहीं घूमते घूमते किसी भी जाके कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपकेगा, तो कोलेस्ट्रॉल तो पता है आपको एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड वहां चिपक जाएगा, उसके नतीजे में वहां पे प्लाक बनना शुरू हो जाएगा। तो करते करते ये ब्लॉकेज बढ़ती चली जाएगी। तो ये पहले मैं बात पिछली ट्रेनिंग में कर चुका हूँ कि 20 साल के बाद ब्लॉकेज हमारी नालियों के अंदर बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, 20%, फिर 40%, फिर 50%, जो मतलब आप तकरीबन 20 साल के बाद हर बंदे की नालियों में ब्लॉकेज होती है, चूंकि हम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इसको एक्सरसाइज जो बंदा ज़्यादा कर रहा होता है, जो बंदा जो है ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, ठीक है, और विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि बॉडी की क्लींजिंग करता है, तो उसका चूँकि कंट्रोल ये चीज़ रहती है। अगर बंदा थोड़ा पैदल चले, नहाने के दौरान अगर उसको सांस चढ़ रहा है तो उसकी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तो इसके नतीजे में फिर आगे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्रेन की अभी हम चूँकि बात कर रहे थे, तो ब्रेन में जब होगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन हेमरेज कितना खतरनाक होता है, इसमें भी कुछ टाइम लगता है, बंदे की फिर डेथ भी हो सकती है इसमें, क्योंकि ब्रेन ने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। तो इस तरीके से फेफड़ों के अंदर, दिल के अंदर और दिमाग के अंदर ये जो थ्रोम्बोसिस है ये बड़ा खतरनाक होता है। अभी हम हार्ट की बात कर रहे हैं कि आपके सामने मायोकार्डियल इन्फाक्शन लिखा हुआ है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है हार्ट के अंदर जो हो रही है, अब यहाँ पे देखें तो आपको ये येलो जो नजर आ रहे हैं ना, खून की नालियों के इर्द गिर्द दोनों सा पीला सा मवाद नजर आ रहा है, ये वो मवाद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है और इसके अंदर रो कैल्शियम है। ये जब दोनों तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो इसमें फिर आगे चल के ऑक्सीजन भी शामिल हो जाती है। तो ये जब इकट्ठी होती है तो यहाँ पे जो है वो आर्थरियोस्क्लेरोसिस प्लाक बनता है। आर्थरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली ये होता है कि जो खून की नालियों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसके नतीजे में ब्लॉक बन के फिर काजिंग ब्लड फ्लो ब्लॉकेज, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है और इसके नतीजे में कहीं से भी जो खून की नाली है वो रैप्चर हो जाएगी और हार्ट अटैक हो जाएगा और इसके नतीजे में जो है बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको हार्ट के बारे में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉकेज को हमने ख़त्म करना है, इसको बॉडी से हमने निकालना है। इसी तरीके से ये हार्ट के साथ साथ अब ब्रेन की देखें, ब्रेन को दोबारा ये आ गई थी सेरिब्रोवेस्कुलर्स। सेरिब्रोवेस्कुलर्स को देखें अगर,
तो इसमें ब्रेन हेमरेज, सेरिब्रल हेमरेज लिखा हुआ है। तो ये आपको एक बड़ी नाली नज़र आ रही है जो ब्रेन की है, ठीक है, और ब्रेन का ब्लैकिश एरिया नज़र आ रहा है, ये देखें अगर आप, तो ये एरिया ब्लैकिश, ठीक है, इसके अंदर देखें, और ये देखें आप यहाँ पे आपको ब्लॉकेज जो है वो नज़र आ रही है। तो जब ये ब्लॉकेज होती है तो इसके नतीजे में ये होता है कि एंजियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एंजियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि जो खून की नालियाँ होती हैं वो सख्त होना शुरू हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी तो डेफिनेटली जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खून की नाली सिकुड़ती है, फैलती है, कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन दोनों अमल होते हैं, उसके नतीजे में ब्लड आगे फ्लो करता है। तो जब उसके अंदर कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगी तो उसके नतीजे में ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होगा तो यानी कि ब्लड रुकेगा, तो वहाँ पे क्लॉटिंग बनना, वहाँ पे थ्रोम्बस और क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो उसके नतीजे में फिर आगे रैप्चर हो जाएगी, वो वेन या आर्टरी रैप्चर होगी, उसके नतीजे में फिर आगे ब्रेन हेमरेज और सेरिब्रोवास्कुलर जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन जो होती है ये भी इसी का हिस्सा है, इस पे आगे हम देखेंगे। हाइपर मतलब बंदा गुस्से में आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसकी बेसिकली जो ब्लड ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो है वो ठीक नहीं है, ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल रही, तो जिसके नतीजे में वो हाइपर भी होता है। तो यहाँ पे इसके नतीजे में क्या होता है जी, सेरिब्रल हेमरेज होता है, इसके नतीजे में ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है, और इसकी फिर आगे वजह फिर स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है, रैप्चर एंड एनोरिज्म, रैप्चर ऑफ एनोरिज्म। एनोरिज्म कहते हैं जो शरियानों का ये बेसिकली फैलाव होता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, कभी आप गुब्बारे के अंदर हवा भरें तो जहाँ से गुब्बारा कमजोर होता है वहाँ छोटा सा और गुब्बारा बन जाता है। तो इसी तरीके से जो खून की हमारी नालियाँ हैं, यहाँ पे जो कि ब्रेन की बात हो रही है, तो वहाँ पे वहाँ से खून की नाली कमजोर हो जाएगी, तो वहाँ से फैलाव का शिकार होगी, तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा, वो फटेगी, तो ब्लड जो है वो ब्रेन में फैलना शुरू हो जाएगा, और प्रॉब्लम विद इन द ब्लड वेसल्स, और इस तरीके से ब्लड खून की नालियों के अंदर और मजीद प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। ट्यूमर इसके नतीजे में हो सकता है, यानी कि कैंसर हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, सदमे बंदे को लगेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसको कहा जाता है हीमोफीलिया, यानी कि कहीं भी जिस्म के अंदर जो है ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो एनरिज्म को इसका जो मैंने बता दिया कि जो शरियान का फैलाव होता है तो एनरिज्म भी होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ फिर क्या होता है कि जो सेरिब्रल इन्फॉक्शन है, यानी कि अब दिमाग का जो अटैक है, ब्रेन हेमरेज, जिसको एक ब्रेन हेमरेज होता है, सेरिब्रल हेमरेज, और एक होता है सेरिब्रल इन्फॉक्शन। अब इन्फॉक्शन के अंदर क्या होता है कि जो खून है वो ब्रेन में फैल जाता है, और सेरिब्रल हेमरेज के अंदर क्या होता है कि खून जम जाता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इन्फॉक्शन में खून फैलेगा और हेमरेज के अंदर जो है खून जो है एक जगह पे रुक जाएगा। A cerebral infarction is an area of necrotic कहते हैं premature death of the cell, यानी कि जो सेल होते हैं, खुलिये जो होते हैं दिमाग के, उनका मुकम्मल ना बनना और पहले ही उनका मर जाना, डेथ हो जाना, यानी खत्म हो जाना। तो वो जब डेथ हो जाएगी तो वो वहां पे क्या करेगा, टिश्यू इन दी ब्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकेज, वो सेल जो डेथ जिनकी हो गई थी उनकी वजह से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी, और जब ब्लॉकेज होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाएगी, जब तंग होगी तो ब्लड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, तो इसके नतीजे में फिर ब्रेन हेमरेज और आगे जो ब्रेन इन्फॉक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो थे हमने डिस्कस किए 3 मसाइल के, ये 3-4 मसाइल जो होते हैं क्लॉटिंग की वजह से, ये हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, अब इनकी सोल्यूशन की तरफ। हम सोल्यूशन, इसका हल क्या है। अर्ली सिम्टम ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दिमाग, दिल की शरियानों की जो बीमारियां हैं और दिमाग की शरियानों की जो बीमारियां हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं, ठीक है। आज का जो सेशन है इसमें अगर यही हम कर लें तो काफ़ी होगा। तो हम देखेंगे कि सब इब्तदाई अलामात जो हैं दिमाग की बीमारियों और दिमाग और दिल की बीमारियों की इब्तदाई अलामात, इसको हम देखने लगे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी
अर्ली सिम्टम ऑफ दी सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज। सेरिब्रो का मैंने पहले मतलब बता चुका हूँ। सेरिब्रो कहते हैं दिमाग को, वेस्कुलर कहा जाता है शरियानों को। दिमाग की शरियानों की बीमारियों को भी हम डिस्कस करने लगे हैं। ये चंद ऐसी चीजें हैं, अगर ये हैं तो जिस बंदे को हैं उसको दिमाग का प्रॉब्लम है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली सिम्टम ऑफ दी सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ डिजीनेस। डिजीनेस का कहा जाता है, इसका मतलब डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। ठीक है, मतलब बंदा बैठा होगा या चल रहा होगा, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चक्कर का आना डिजीनेस इसको कहा जाता है। इसके बाद टनाइटस। टनाइटस का मतलब होता है कानों को बजना, कानों में सीटियां बज रही हैं, कानों में शोर सा आ रहा है, ये ब्रेन का इशू आ रहा है। इसके बाद ब्लर्ड विजन, यानी कि उसको धुंधला नजर आता है, मतलब चीजें उसको क्लियर नजर नहीं आ रही, ब्लर्ड है। तो इसका अगर उसका विजन ब्लर्ड है और चीजें सही नजर नहीं आ रही, ये भी ब्रेन का मसला है, दिमाग का मसला है। इसके बाद नम लिम्स फेस एंड टंग, यानी कि नम लिम्स यानी कि हाथों और यानी कि हमारे जो बाजू हैं और टांगों का सुन्न होना। लिम्स कहा जाता है हाथों और बाजुओं को सुन्न होना। फेस चेहरे का सुन्न होना, जबान का सुन्न होना। ये जो तीन चीजों का सुन्न हो रहे हैं, हाथ पांव सुन्न होना, चेहरे का सुन्न हो जाना और जबान का सुन्न हो जाना, ये किस चीज की अलामत है जी? उसको ब्रेन का प्रॉब्लम है बंदे को। आगे इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं नींद का खराब होना, नींद सही नहीं आना, नींद डिस्टर्ब होना और नींद का या बहुत ज्यादा नींद आना। तो ये बेसिकली जिसको प्रॉब्लम है इंसोम्निया का, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली ब्रेन का प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम नहीं है। आ गया ड्रोजीनेस, यानी कि आप हमेशा बात याद रखिएगा कि एक होती है डिजीज, एक होता है उसका रूट काज। तो जो इलनेस इंडस्ट्री है वो रूट काज की तरफ नहीं बढ़ती, वो बस बीमारी को उसने कंट्रोल करना है और बीमारी को रोकना है। रूट काज बॉडी के अंदर मौजूद है, तो वो जब तक रूट काज जो जड़ है वो खत्म नहीं होगी तो बीमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगी। तो अब यहाँ पे यही बात हमें हम समझ रहे हैं, वेलनेस ने हमें यही बात समझाई है कि रूट काज की तरफ जाना है। अब जैसे ड्रोजीनेस, ड्रोजीनेस कहा जाता है गनूदगी, बंदा बैठा बैठा गनूदगी में चला जाएगा। ठीक है, हर वक्त गनूदगी में रहेगा। मैग्रेन, मैग्रेन कहते हैं आधे सर के दर्द को, आधे सर का दर्द रहना। इसके बाद हाइपोनीसिस, हाइपोनीसिस का मतलब ये होता है यादाश्त का कम हो जाना, बातें भूलना शुरू हो जाएगा, चीजें रख के भूल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हाइपोनीसिस का मतलब यादाश्त यानी कि उसको मेमोरीज के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आगे इन आर्टिकुलेसी, इन आर्टिकुलेसी का मतलब क्या है? गैर मरबूत तरीके से बोलना, यानी कि उसके बोलने के अंदर रब्त नहीं रहेगा, आगे पीछे बातें करना शुरू कर देगा, अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देगा, बैठे बैठे अजीब उसकी मतलब उसकी बातें जो हैं वो पंजाबी में कहते हैं ववेलियां सी मारना शुरू कर देगा, यानी कि उसकी बातें मतलब मरबूत नहीं होंगी, जुड़ी नहीं होंगी, उनमें रब्त नहीं होगा। ठीक है, मतलब बेतरतीबे बातें करना शुरू कर देगा, उनकी तरतीब नहीं होगी। इसके अलावा ड्रोलिंग, ड्रोलिंग कहते हैं उसके मुंह से रालें टपकेंगी, राल निकलना, मुंह से रालें निकलना, ड्रोलिंग। तो ये ब्रेन का मसला है। इसके बाद एपिस्टेक्सिस, ये नक्सीर का प्रॉब्लम, ये नाक से खून का आना, नक्सीर आना उसको, ये भी ब्रेन का प्रॉब्लम है। इसके बाद टंबल, यानी कि वो मतलब बैठा होगा या लेटा होगा, करवटें बदलता रहेगा, पहलू बदलते रहेगा, एक जगह बैठे, मतलब बेचैनी रहेगी उसको, मतलब कभी मतलब टांगे हिला रहा होगा, यानी कि बैठे बैठे मतलब टांगों को हिला रहा है, बैठे बैठे करवट मतलब कभी एक पहलू पे बैठता है, कभी दूसरे पहलू पे बैठता है, तो वो इश्यू उसके ब्रेन का है। आगे है स्लो रेस्पॉन्स, यानी कि स्लो रेस्पॉन्स का मतलब है कि जब उससे आप बात करेंगे तो आगे से जवाब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यानी कि उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होगा। एस्टीनिया, एस्टीनिया कहते हैं कमजोरी को, निकात को, वो कमजोरी महसूस करेगा, यानी कि हर वक्त जिस्म के अंदर जान नहीं होगी। एबनॉर्मल स्वीटिंग और एंजाइटी, यानी कि उसको जो पसीना है, मतलब सर्दियों में पसीना आना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसको पसीना आता रहेगा, हाथों पे पसीना आएगा, पाँव पे पसीना आएगा, तो उसकी बॉडी पे पसीना आ सकता है। तो उसकी जो एबनॉर्मल स्वेटिंग है, यानी कि उसकी इसके अलावा एंजाइटी, बेचैनगी, तो ये सारी जो चीज़ें अभी मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सारी सिम्टम किस चीज़ की हैं जी? ये सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज जो हैं, जो दिमाग की शरियानों के जो बीमारियां हैं, ये उनकी अलामात है। अगर ये अलामात हैं तो उस बंदे को ब्रेन का कोई ना कोई इशू है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे चलते हैं जी।
अब हम डिस्कस करते हैं अर्ली सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की इब्तदाई दिल की बीमारियों, दिल की शरियानों की बीमारियों की इब्तदाई अलामात। इसका मतलब ये बनेगा, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी फील पेन इन बैक एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम एंड आल्सो इन द शोल्डर। स्टर्नम कहते हैं सीने की हड्डी को, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है यानी कि हमारा जो लेफ्ट बायां बाजू है, इसके अंदर दर्द होगा उसको, शोल्डर में पेन होगा, और जो सीने की हड्डी है इसके पीछे उसको दर्द होगा। अगर ये दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है हार्ट का कोई प्रॉब्लम उसको शुरू हो गया है। इसके अलावा आर्म एंड नेक, मतलब बाजू और गर्दन के पीछे दर्द होगा। व्हेन गेट टायर्ड, जब वो थकावट जब उसको, उस वक्त ये दर्द उसको ज्यादा होगा। सफर फ्रॉम एंजाइटी, यानी कि जल्दी बेचैनी में मुबतला रहेगा। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस उसका जो है वो उसकी घुटन होगी, सांस की घुटन होगी, यानी कि डिस्पीनिया मैंने पहले बताया था। फटीग एंड डिस्पीनिया, कोई बात आ गई, थकावट, हर वक्त थका थका रहेगा और डिस्पीनिया होगा। व्हेन डूइंग मैनुअल लेबर, जब वो हाथ से काम करेगा तो उसके नतीजे के अंदर उसका सांस जो है वो दम घुटेगा, एंजाइटी होगी, और उसके जो बायां बाजू और जो सीने की हड्डी है इसके पीछे दर्द, गर्दन में दर्द उसको महसूस होगा। और सफर फ्रॉम पल्पिटेशन, दिल की धड़कन उसकी तेज हो जाएगी। चस्ट कंजक्शन, छाती जकड़ जाएगी। एंड पेन व्हेन गेटिंग फुल और कोल्ड, जब पेट भर के खाना खाएगा तो उसको दर्द होगा, सीने में दर्द होगा। और कोल्ड, जब सर्दी होगी तब भी उसको सीने में दर्द होगा। फील नियर सफोकेटेड व्हेन स्लीपिंग, जब रात को सोएगा, जब दिन को जिस टाइम सोता है वो, तो उसका सांस अमूमन जो है वो दम घुटना शुरू हो जाएगा, अमूमन अचानक दम घुटना शुरू हो जाएगा। फील वीक, कमजोरी महसूस करेगा। एंड अपसेट व्हेन गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर, जब सीढ़ियां चढ़ेगा या नीचे उतरेगा तो वो कमजोरी महसूस करेगा और अपसेट हो जाएगा, मतलब उसकी नर्वस हो जाएगा और बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। एंड लिव विद द टू रैपिड और स्लो पल्स, उसकी जो नब्ज है ज़्यादा तेज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। एंड पेन इन द लेफ्ट शोल्डर, वही भी बात कर चुका हूँ, उसको शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर में पेन होगा। ये चंद अलामात अगर उसको हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे को हार्ट के प्रॉब्लम जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। ये था जी आज हमारा दूसरा हिस्सा सेल रेजुविनेशन का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल रेजुविनेशन का। अब हम बात करेंगे कि जो सेल रेजुविनेशन है हमारी प्रोडक्ट, वो इन तमाम मसाइल को कैसे हल कर सकती है। पहले हम इस पे बात करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स पे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स पे को देखेंगे। मतलब 4 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं: गैनोस्टीमा पेंटाफिलिया, टी पॉलीफिनोल, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन। ये 4 चीज़ों का कंपाउंड है, 4 चीज़ों का मजमूआ है। अब हम 1 बाय 1 जो है आगे चल के गैनोस्टीमा को देखेंगे, और गैनोस्टीमा पेंटाफिलियस का नाम क्यों है ये, इस पर भी हम बात करेंगे। टी पॉलीफिनोल क्या, इस पर बात करेंगे। विटामिन सी के बेनिफिट्स और बीटा कैरोटीन, ये डिटेल के साथ, इन डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने ये ट्रेनिंग दोबारा सुननी है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके पास ये टाइम्स के राइट नॉलेज जो है वो सही नॉलेज आपको जो है मिलता रहे, ताकि आप प्रॉपर अपने आप को भी इन प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकें और अपनी टीमों को भी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दे सकें। तो ज़रूरी ये है कि हम हर चीज़ को प्रोफेशनली करें और अपडेट करें। और आने वाला दौर, मौजूदा दौर प्रोफेशनलिज्म का है। अब वही बंदा सर्वाइव कर सकेगा, वही बंदा आगे बढ़ सकेगा जिसके अंदर प्रोफेशनलिज्म होगी। तो बाकी सेल रेजुविनेशन की हमारी ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला ये 4-5 स्टेप्स के अंदर होगी। इसके बाद फिर अगली हम प्रोडक्ट्स और भी लेंगे, तमाम प्रोडक्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। जहाँ तक इसके मतलब कोई सवाल, आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, और आप यूट्यूब चैनल जो मौजूद है वहाँ पे भी ये मौजूद होगी, उसको कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग को सुने भी और अपनी टीमों में शेयर भी आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मुलाकात फिर नेक्स्ट आपके सेशन में होगी। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया थ्रोम्बस को, कि खून का लोथड़ा जो है दिल में, दिमाग में और फेफड़ों की नालियों में कैसे बनता है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है अवामल होते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन चेन, फिर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ये कैसे होती है। तो इसको हमने आज देखा। तो आगे इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होती है।